हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और दोस्तों, आपके लिए हम आधुनिक भारत में जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी सीरीज में हम अगला वीडियो लेके आए हैं। अगली वीडियो में हमारा चलेगा तीसरा चरण, तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में बात करने से पहले हम एक टॉपिक और देखेंगे। हमने जो बात करी थी, हमारी बात चल रही थी होम रूल लीग आंदोलन की। तो होम रूल लीग आंदोलन की अगर बात करी जाए तो भारत में दो तरह का चल रहा था। होम रूल लीग जो है भारत में, एक तरफ तो कौन चला रहा है, तिलक, और दूसरी तरफ कौन चला रहा है, एनी बेसेंट। तो दोनों अपने अपने आंदोलन चला रहे हैं। एक चला रहे हैं कहाँ पर, बेलगांव में मुख्यालय बनाकर, और बेलगांव कहाँ पर है, कर्नाटक में। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये किधर चल रहा है, अडियार में। और अडियार कहाँ है हमारा, मद्रास यानी तमिलनाडु में। अब होम रूल लीग आंदोलन की ही बदौलत एक घोषणा हुई, अगस्त घोषणा। और अगस्त घोषणा, तो यहाँ पर अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखने को हमें मिलती है, इस घोषणा को जो करने का रीजन था। अब ये जो अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा की बात चल रही है, तो ये 1917 में जब हुआ, इसके पीछे भी एक रीजन था कि ये अंग्रेजों को क्यों करनी पड़ी। क्योंकि इधर 1914 से लेकर 1918 के दौरान हमें देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहला विश्व युद्ध देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलता है, और उस विश्व युद्ध में दिक्कत अगर देखी जाए तो उस विश्व युद्ध में जो दिक्कत थी, क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं हार रहे थे और अंग्रेजों को चाहिए थी मदद। और अब इनकी मदद कौन करेगा, भारतीय। अब भारतीय ऐसे तो मदद करेंगे नहीं, भारतीयों को देना पड़ेगा कोई ना कोई लालच, तब जाके भारतीय झांसे में आएंगे और उन्हें जाके क्या करनी पड़ेगी, तब वो मदद करेंगे। अब इनको लालच देना है, तो इसी वजह से भारतीयों से ये कह दिया कि हम तुम्हें क्या देंगे, उत्तरदायी सरकार। कि मतलब हम तुम्हारे प्रति क्या हो जाएंगे, उत्तरदायी। कि तुम्हारा अगर कोई भी काम हम नहीं कर रहे तो हम तुम्हें जवाबदेही करेंगे, कि तुम्हारे हम सारे काम करके देंगे अगर तुम हमारा साथ दोगे। तो उसी बात के लिए एक घोषणा हुई 1917 में। कहीं ना कहीं इस आंदोलन का भी प्रेशर, ये जो आंदोलन चल रहा है हमारा 1916 में स्टार्ट हुआ था, होम रूल लीग। अब इसी के कारण भारत में भारतीयों की हेल्प चाहिए। तो एक तो आंदोलन से परेशान और दूसरा विश्व युद्ध से परेशान। तो इसीलिए भारतीयों को भी अपनी तरफ करना है और इनका विद्रोह भी खत्म करना है। अब विद्रोह खत्म करना है, तो विद्रोह खत्म करने के लिए एक तो इन्होंने कर दी घोषणा, और इसी घोषणा के बेसिस पे भारतीय किनका साथ देंगे, अंग्रेजों का। तो ये सारी जो प्लानिंग थी वो किसकी थी, अंग्रेजों की। अब इस घोषणा में कहा क्या कि भारत सचिव, अब भारत सचिव ये कहाँ बैठते थे, ये बैठते थे इंग्लैंड में। इंग्लैंड की जो संसद थी, तो इंग्लैंड की संसद में बैठते थे। और भारत में अगर देखा जाए तो कौन बैठता था, वायसराय। तो वायसराय को मतलब अगर देखा जाए तो ये जितने भी सचिव थे, तो सचिव जितने भी काम करवाने होते थे वो किसको बताता था, वायसराय को बताता था। और बैठा कहाँ होता था, इंग्लैंड में। तो इसी सचिव ने, यानी भारत सचिव ने, मॉन्टेग्यू जो उस समय था, उसने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश कॉमन सभा, यानी कि जो इंग्लैंड में थी ब्रिटिश कॉमन सभा, उसमें एक प्रस्ताव पढ़ा जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। क्योंकि वो मॉन्टेग्यू ने करी तो इसीलिए उसे क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू घोषणा। इसमें उत्तरदायी सरकार की बात कही गई। उत्तरदायी सरकार की बात कही गई। तो उत्तरदायी सरकार का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जैसे हमने पीछे अगर हम थोड़ा जाएं 1765 के आसपास, 1765 में, तो यहाँ बात चलती है द्वैध शासन की। द्वैध शासन, और द्वैध शासन के जो जनक थे वो कौन है, वो है लियो कार्टिस। लियो कार्टिस को माना जाता है द्वैध शासन के। तो एक तरफ इस समय अगर देखा जाए तो एक तरफ चलना है नवाब, और एक तरफ चलना है कंपनी। तो कंपनी के पास में सारे अधिकार थे, लेकिन जनता को कोई जवाबदेही नहीं थी, इनके पास में कोई उत्तरदायी नहीं था किसी के प्रति। और नवाब के पास से सारे अधिकार क्या कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे, और नवाब को क्या बना दिया गया था, उत्तरदायी। कि कोई भी परेशानी है, भाई अधिकार इनके पास में है, लेकिन उत्तरदायी कौन है, नवाब है। जनता को कोई परेशानी है तो जवाब कौन देंगे, नवाब साहब देंगे। आप नवाब साहब से जाके मिलिए, आपको वो जवाब देंगे। और कंपनी के पास अधिकार है, पैसा है, पावर है, लेकिन फिर भी वो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही। तो इसीलिए इन्होंने अब यहाँ पर कहा 1917 में कि हम आपको जो सरकार देंगे वो कैसी सरकार देंगे, उत्तरदायी सरकार देंगे। यानी आपको कोई परेशानी होगी तो जवाबदेही किसकी होगी, हमारी होगी, यानी अंग्रेजों की होगी। अब उदारवादियों ने इसको बोला है भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र।
मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए आपको डीएल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपका एक अधिकार पत्र है। तो अब भारतीयों को उत्तरदायी सरकार मिली, तो यानी ये क्या मिला, भारतीयों को एक अधिकार मिला। और अधिकार पत्र मतलब ये लेटर था, एक दस्तावेज जारी हुआ था, तो इसीलिए उदारवादियों ने इसे क्या बोला है, भारत का मैग्ना कार्टा। तो अगस्त घोषणा ये हमें देखने को मिलती है। अब लेकिन ये घोषणा इतनी ज्यादा सफल नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों का क्या था, सिर्फ ये एक लालच था भारतीयों को अपनी तरफ करने के लिए। अब अगस्त घोषणा के बाद में यहाँ पर बात शुरू होती है गांधी युग की। अब गांधी युग क्यों गांधी युग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गए, गांधी आ गए। अब भाई गांधी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है इसे गांधी युग। और इसे बोलते हैं हम तृतीय चरण, या फिर इसे बोलते हैं हम अंतिम चरण, 1919 से लेकर 1947 तक। जैसे हमने आंदोलन के 3 चरण देखे, तो 3 चरणों में ही हमारा अंतिम चरण है। तो पहला चरण जो था वो हमारा कब से कब तक था, जब कांग्रेस बनी थी, यानी कि 1885 में, 1885 से लेकर 1905 तक। फिर दूसरी अगर बात आती है, तो दूसरी बात जो हमें देखने को मिलती है 1905 से, यानी दूसरा चरण है 1905 से लेकर 1919 तक। और तीसरा चरण यानी जो अब शुरू होने वाला है वो हमारा चलेगा 1919 से लेकर 1947 तक, 47 तक। अब 3 चरण देखने को मिलेंगे, तो तीसरा वाला हमारा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गए हैं, गांधी जी। इसीलिए इसे तृतीय या अंतिम भी हम कह सकते हैं। अब इससे पहले थोड़ी सी हम पीछे की बात करते हैं। जैसे हमारी जो बात चल रही थी, तो अगर हम 75 के आसपास से काउंट करना शुरू करें, 1875 से, तो यहाँ पर एक तो बना था कॉलेज, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल। और अगर बात करें समाज, तो आर्य समाज। और अगर एक सोसाइटी, तो आपकी कौन सी बनी है, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ये 75 की घटना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है तीनों, कॉलेज आपका, और आर्य समाज, और आपका थियोसोफिकल। फिर बात आती है आगे 1878 की। तो 1878 से पहले एक बात और, 77 की। तो 77 में एक दिल्ली दरबार लगा, और दिल्ली दरबार में अगर देखा जाए तो लेटिन के समय में लगा, जब महारानी विक्टोरिया आई, और विक्टोरिया को क्या मिले, केसरे हिंद की उपाधि। फिर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखने को मिलता है। फिर 1885 में हमें अगर देखा जाए, तो यहाँ पर किसकी बात आती है, कांग्रेस की स्थापना की बात आती है। फिर 1903 में देखा जाए, 1903 से पहले अगर बात आती है, तो 1893 में जो तिलक ने कौन सा महोत्सव शुरू करा था, गणपति। 1895 में शिवाजी महोत्सव। 1903 में अगर बात आती है, तो यहाँ पर दूसरा दिल्ली दरबार लगा है करजन के समय में, और यहाँ बंगाल में अकाल पड़ा है। 1905 में क्या पड़ जाता है, यहाँ पर बंगाल विभाजन वाली दिक्कत समस्या। और 1906 में मुस्लिम लीग बन जाएगी। 1907 में सूरत अधिवेशन, जहां पर नरम दल और गरम दल टूट जाएंगे। और फिर बात आएगी 1908 की, तो इस समय भी 2 घटनाएं देखने को मिलेंगी, एक तो अलीपुर षड्यंत्र, और दूसरा मुजफ्फरपुर घटना देखने को मिलेगी। तो जो किंग्स फोर्ट पर बम फेंक दिया गया था, और अलीपुर में किसका नाम आता है, अरविंद घोष का नाम आता है, जिनकी बेल किसने करवाई थी, सीआर दास ने। उसके बाद में फिर बात आती है 1909 की। तो 1909 में पार्लियामेंट सुधार देखने को मिलता है, जो क्या देता है, पृथक निर्वाचक मंडल। फिर बात आती है 1911 की। तो 1911 में आपको क्या देखने को मिलेगा, दिल्ली दरबार, और तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार देखने को मिलेगा, जिसमें राजधानी कहाँ बन जाएगी, दिल्ली में। फिर उसके बाद में फिर बात आएगी आपकी 1912 की। तो 1912 में आपको देखने को मिलेगा चांदनी चौक घटना, या फिर हार्डिंग बम कांड। फिर बात आती है आपकी 1914 की, कामागाटा मारू प्रकरण, और उधर आपको देखने को मिलेगी गदर पार्टी भी। और इसके बाद में फिर आपको देखने को मिलेगा 1915 में, तो गांधी जी आ जाएंगे। और 1916 में देखने को मिलेगा आपको लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नरम दल और गरम दल मिल गए थे इसी वजह से, और दूसरा मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल गई थी, ये भी एक रीजन था। और फिर 1917 में आपका कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन। अब उसके बाद में उसके आगे की बात अगर देखी जाए, तो अब जो शुरू हुआ है, अब तीसरा चरण शुरू हुआ है 1919 में। तो इस दौर को अगर देखा जाए, 1919 से लेकर 1947 तक के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण या तृतीय चरण या गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं गांधी। अब गांधी जी आएंगे, तो गांधी जी का कुछ हम बेसिक सा परिचय देख लेते हैं। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, वो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। और इनका जो जन्म स्थान था वो कहाँ था, पोरबंदर। तो हमारे भारत में गलियारा बनना है, पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो ये यहाँ वेस्ट में देखने को मिलता है पोरबंदर, और ईस्ट में देखने को मिलता है सिलचर। तो ये पोरबंदर से लेकर सिलचर तक हमारा पूरा पश्चिम गलियारा बन रहा है, तो ये ध्यान रखना है।
तो जन्म स्थान इनका पोरबंदर, और ये पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, जो कहाँ के दीवान थे? राजकोट के, और राजकोट भी कहाँ पर है? गुजरात में। फिर बात आती है इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। तो पुतलीबाई इनकी माता का नाम, और पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। अब इनका सबसे फेमस स्टेटमेंट यानी प्रमुख कथन है, इन्होंने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अब गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, तो ये कब कहा? इन्होंने कराची अधिवेशन में बोला है, और 1921 के दौरान बोला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि इस बात के लिए ये आज भी अगर देखा जाए, आज भी ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वैलिड है। तो अब इसी क्रम में आगे देखते हैं कि गांधी जी की ये शुरुआत कहाँ से हुई आजादी के पीछे। अब गांधी जी ने जो पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई किसकी करी थी? वकील यानी वकालत की पढ़ाई करी, और वकालत यानी बैरिस्टर। तो जो वकालत की पढ़ाई इन्होंने करी, तो वकालत की पढ़ाई करके अब भारत में तो इनकी वकालत चल नहीं रही थी, तो अब ये खाली थे, तो इसीलिए यहाँ पर एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला इनके पास आए। इन्होंने पूछा कि आप हमारा केस लड़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि आपको केस कहाँ लड़ना पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में नहीं लड़ना है, आपको कहाँ लड़ना है? दक्षिण अफ्रीका में। तो इनका मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका, और इस मुकदमे को जीत भी गए, इससे सफलता हासिल हुई। अब इससे कहीं ना कहीं इनका वेटेज क्या होगा? बढ़ गया। अब मुकदमा तो ये जीत गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने देखा, उनसे इनका मन बदल गया। उन्होंने यहाँ क्या देखा कि इस दौरान इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति को महसूस किया। रंग भेद की नीति यानी कि यहाँ पर कलर, अगर देखा जाए तो कलर को लेके विवाद चलता था। जैसे अंग्रेजों में विवाद था कि गोरे और काले का। तो अगर कोई भी व्यक्ति गोरा है तो गोरा है तो मतलब अच्छा है, और काला है तो बुरा है। तो इस बात को इन्होंने बोला रंग भेद की नीति। तो इन्होंने ये देखा क्योंकि भारतीय जो थे वो कैसे थे? काले कलर के, सांवले कलर के, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। इसी वजह से रंग भेद की नीति की गोरे हैं तो अच्छा व्यवहार हो रहा है, और अगर भारतीयों का कलर सांवला है तो उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो इस चीज को जब इन्होंने देखा, तो और भी कई सारी चीजें इन्होंने इसके साथ साथ देखी। जैसे हम कहीं विदेश जाते हैं, तो विदेश जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है वीजा। भाई एक तो हमें चाहिए वीजा, और दूसरा हमें क्या चाहिए? पासपोर्ट। ये अगर हमारे पास है तो हम कहा है कहीं भी जा सकते हैं। वीजा आपका होता है घूमने के लिए, तो जब भी जितने दिन का टूरिस्ट वीजा चाहिए हो आपको, स्टूडेंट वीजा चाहिए हो, या फिर अगर वर्क वीजा चाहिए हो, तो अलग अलग प्रकार के वीजा होते हैं। और पासपोर्ट, तो उस समय भारतीय अगर कहीं विदेश जाया करते थे तो उन्हें क्या करवाना होता था? पंजीकरण। और ये पंजीकरण अगर कहीं भी बाहर घूम रहे हैं तो वो पंजीकरण हमेशा उन्हें क्या रखना है? अपने साथ रखना है। अब अगर मान लो गलती से ये खो जाए, तो उसके बाद में क्या है? उसे उठा के जेल में उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू, तो ये तो गलत बात थी। तो इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया। और ये जो एक्ट था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब एशिया में आपको कहीं भी जाना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया कि मतलब ये चीज गलत है कि अगर मान लो किसी का, व्यक्ति का पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है या इधर उधर रह जाता है, तो आपको उसे टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई आपने तुरंत कर दी। तो इस बात का गांधी जी ने क्या करा? विरोध करा। क्यों? क्योंकि ये सारी जो बातें चली हैं किसके प्रति चल रही है? रंग भेद की नीति। क्योंकि यहाँ सब भेदभाव वाली बात चल रही है, इस वजह से दिक्कत थी। अब आगे, अब सबसे बड़ी घटना, मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि लाइफ में इनके चेंज कहां पर आया, तो यही वो घटना है जिसमें चेंज आया। और ये घटना क्या थी? डरबन से प्रिटोरिया, तो ये साउथ अफ्रीका में ही है। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी को अपमानित किया गया और इन्हें पीट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर उतार दिया गया, और इसी से उन्हें भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। अब हुआ क्या था कि मतलब ये बैठे हुए थे तो इस वजह से यहाँ पर, अब जब बैठे हुए थे तो उन्हें, जैसे अंग्रेज आए और उन्होंने जबरदस्ती सीट पे से उठा दिया, और उठाने के बाद में जब इन्होंने पूछा कि भाई आपने क्यों उठाया है, तो उनके साथ में बदतमीजी करी और उन्हें क्या है, उन्हें ट्रेन से उतार दिया। अब इस बात से गांधी जी को बड़ा ही अपमान फील हुआ कि मतलब उनके पास टिकट भी है, सारी भी ठीक भी है, लेकिन फिर भी उनका क्या हुआ है? अपमान हुआ है। तो इस बात से उन्हें काफी ज्यादा उनके ऊपर गहरा असर पड़ा, और उसी से उन्होंने कसम खा ली कि अब किसका? भारतीयों का साथ देना है और अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही करनी है। अब कार्यवाही शुरू करेंगे, तो कार्यवाही शुरू करने के लिए अब इन्होंने कुछ संस्थाएं वगैरह बनाई। तो यहाँ पर 1894 में गांधी ने सबसे पहले अपनी बनाई नटाल इंडियन कांग्रेस। इसको नटाल कांग्रेस भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी ने की थी 1894 में, और कहाँ करी है? दक्षिण अफ्रीका।
तो दक्षिण अफ्रीका, अच्छा दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान कौन सा मिलता है दोस्तों? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। घास का मैदान मिलता है हमारा वेल्ड। तो दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान मिलता है वेल्ड। और अगर बात आती है आपका अफ्रीका में, तो अफ्रीका यानी फ्रीका, फ्रीका यानी भंडारा, और भंडारे में सब आना। तो यहाँ पर अफ्रीका में सब आना होती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कौन सी है? बेल्ट। तो ये भी ध्यान रखना है। तो दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 में गांधी जी ने किसकी स्थापना करी? नटाल इंडियन कांग्रेस की, या इसको हम बोले नटाल कांग्रेस। और इसी के चलते उन्होंने वहां पर अपने सहयोगियों की मदद से एक फार्म खोला, टॉल स्टाई फार्म, और वहीं रहकर एक अखबार भी निकाला, इंडियन ओपिनियन, की मतलब भारतीय क्या क्या कहते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन भी किया, और साथ ही कौन सा एक फॉर्म बनाया? टॉल स्टाई कांग्रेस की स्थापना करी, टॉल स्टाई फॉर्म बनाया, और इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। और इसी के चलते 1904 में गांधी जी ने अपना पहला आश्रम अर्थात फीनिक्स आश्रम कहाँ स्थापित किया? डरबन में। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना पहला आश्रम। अब अगर पूछा जाए कि प्रथम यानी पहला आश्रम, तो पहला आश्रम कौन सा हो गया? फीनिक्स हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम, भारत में प्रथम की अगर बात आएगी, तो भारत में प्रथम की बात आएगी आपका सत्याग्रह, सत्याग्रह आश्रम, या इसको बोलेंगे साबरमती नदी के किनारे ये बना था, तो इसीलिए इसे साबरमती भी कहते हैं। सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम। अगर पहले की बात आती है तो फिनिक्स आश्रम, और अगर भारत में पहले की बात आएगी तो सत्याग्रह या साबरमती आश्रम। और दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने एक किताब भी लिखी, हिंद स्वराज, मतलब हिंदुस्तान को क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। तो 1909 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज। अब गांधी जी क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने कि भारत में, या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो अब गांधी जी गए कब थे? 1893 में गए थे। भाई दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ना था उन्हें, तो ये कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और ये जो लौट के आए हैं वो लौट के कब आए? 1915 में। अब 1893 में गए थे, तो ये 1893 में गए थे और 1915 में लौट के आए। तो बीच बीच में ये घर आते जाते रहते थे। अब उसी बीच में एक घटना और भी, तो ये इसकी बात करते हैं। पहले हम थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। 1893 में जो तिलक ने महोत्सव शुरू करा था, कौन सा करा था? अभी हमने पीछे बात करी थी, कौन सा करा था? गणपति महोत्सव। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1893। और उसी टाइम पे, उसी दौरान पे जो गांधी हैं वो कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। और बीच बीच में घर आते गए, और 1915 में ये घर आए थे। और ये कितनी तारीख को आए थे? ये आए थे 9 जनवरी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी वाले दिन एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस अगर देखा जाए पहली बार कब मनाया गया, तो 2003 में। और इसकी जो शुरुआत करी वो किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी इस दिन वापस लौट के आए थे, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 से इसकी शुरुआत करी कि इस दिन क्या मनाया जाए? प्रवासी भारतीय दिवस। अब जब ये 1915 में आए, तो बीच बीच में जब ये आते जाते रहते थे, तो इन्होंने कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन था, और कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वो 1901 में एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो दिनेश बाचा ने की थी। तो जो गांधी ने सबसे पहली बार अगर कांग्रेस में कहीं पर भाग लिया है, तो वो लिया है कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिनेश बाचा ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करके इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि दिनेश बाचा ने क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गांधी का भारत आगमन, कि जो गांधी जी हैं अब वो कहाँ आ जाएंगे? 1915 में भारत आ जाएंगे, और भारत में आने के बाद वो क्या क्या करेंगे, हम उन सभी चीजों की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें, और इसे शेयर भी करें जो भी आपके साथ वाले हो। तो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा जो वीडियो है ये आपको सुपर टेट में, वनडे एग्जाम्स में, लेखपाल वीडियो, किसी भी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल है। और साथ ही अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसकी जो आज की पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस।